हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। हम लोग आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की इस क्लास में जब हम दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो तब उनमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे एक चीज़ हमें पता है कि जब हम दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उनके बीच आवेश का प्रवाह होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। तो अभी मुख्य रूप से हम दो तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक तो अब जोड़ने के बाद में उनका उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। दूसरा, भिन्न भिन्न विभव पर दो चालकों को जिन पर आवेश की कुछ मात्राएं हैं जब हम जोड़ेंगे तो कितना आवेश स्थानांतरित होगा। और ये देखेंगे कि क्या आवेश के एक चालक से दूसरे चालक तक जाने की इस घटना में क्या ऊर्जा की कुछ हानि होती है। तो मुख्य रूप से हम तीन बातों पर फोकस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा एक फ्रेम बना लेते हैं कि हाँ क्या क्या है हमारे पास और कौन क्या है। तो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश या ऊर्जा का पुनर्वितरण कहीं से अलग से उत्पन्न नहीं हुई है, उसी में एक से दूसरे पर गई है, चाहे आवेश हो चाहे ऊर्जा हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी ऑन कनेक्टिंग चार्ज्ड कंडक्टर्स। पहले कुछ मान लेते हैं। माना दो पृथक्कृत का मतलब जो एक दूसरे से अलग किए गए हैं, विलगित, जो एक दूसरे पर प्रभाव डायरेक्ट बिना जोड़े नहीं डालेंगे एक दूसरे पर प्रभाव। तो पृथक्कृत यानी विलगित, आइसोलेटेड कहते हैं इंग्लिश में। चालक ए और बी हैं। तो पहले मान लेते हैं कि ठीक है, दो हमारे पास विलगित चालक हैं, एक ए है एक बी है, और इन्हें क्रमशः स्मॉल q1 व स्मॉल q2 आवेश देने पर इनके विभव v1 व v2 हो जाते हैं। v1 a का विभव है, v2 b का विभव है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे 1 और 2 वाले नोटेशन में। हम 1 जब कहेंगे तो समझो वो a के लिए है, और 2 कहेंगे तो b के लिए है। जैसे q1 a का आवेश, q2 b पर आवेश, v1 a का विभव, v2 b का विभव। कब? जब उनको हमने q1 और q2 आवेश दिया है। और मान लेते हैं कि उनकी धारिताएँ अगर c1 व c2 हो। ये हम लोगों ने नहीं लिखा था अभी, तो फिलहाल खाली चालक ए और बी हैं, इनको इतना आवेश देने पर इतना विभव हो जाता है तब। और यहाँ आप ध्यान रखना कि C1 वो ए की धारिता है और उसी तरह से C2 वो बी की धारिता है। ठीक, 1 और 2 वाला वही नोटेशन चलता रहेगा। तो धारिता की परिभाषा से हम लोग C1 बराबर Q1 बटे V1 कह सकते हैं। C बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा V होता है। पहले वाले चालक पर पहले कोई आवेश नहीं था, बाद में जब हमने उसको Q1 आवेश दिया तो उसका विभव V1 हो गया। तो इसका मतलब उसकी धारिता कैपिटल C1 अगर रही होगी तो C1 बराबर Q1 बटे V1। उसी प्रकार से दूसरे चालक को तो वहाँ से Q1 बराबर C1 V1 लिख सकते हैं। और दूसरे चालक का अगर C2 धारिता है, B की धारिता है, तो C2 बराबर Q2 बटे V2, क्योंकि पहले 0 था, बाद में जब हमने Q2 आवेश दिया तो V2 विभव हो गया। इसका मतलब डेल्टा Q2 बटे डेल्टा Q बटे डेल्टा V, Q2 बटे V2, और वो C2 के बराबर होगा दूसरे चालक की धारिता के। यहाँ से देखें तो Q2 बराबर C2 गुणा V2 कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये इतना हुआ कि C1 और C2 धारिता के A और B दो चालक, एक पर जब Q1 आवेश दिए तो V1 विभव, B को जब Q2 आवेश दिए तो V2 विभव। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों चालकों को एक अत्यंत जो लिखा है उसी को पढ़ लेते हैं। अब यदि दोनों चालकों को पतले तार जिसकी धारिता लगभग 0 हो से जोड़ दिया जाए तो जो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव तक तब तक प्रवाहित होगा, जो नहीं तो होगा यहाँ। तो आवेश उच्च विभव मान लेते हैं कि V1 उच्च विभव पर है, से निम्न विभव, अगर V1 को आपने उच्च विभव माना है तो फिर V2 निम्न विभव होगा की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। तो अभी हम लोगों ने इतना लिखा है। अब इसकी एक पतले तार से अत्यंत हम दोनों चालकों को जोड़ रहे हैं और आवेश उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर जा रहा है, यानी ए से बी की ओर जा रहा है, तब तक आवेश जाएगा। अच्छा, अब अगर ए वाले से आवेश घट रहा है तो उसका विभव घटेगा। बी वाले पर अगर आवेश पहुंच रहा है तो उस पर आवेश की मात्रा बढ़ रही है, तो वहाँ विभव का मान बढ़ेगा। अभी सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों धनावेश हैं। बाकी ठीक है, अंतिम परिणाम हम जो भी लिखेंगे वहाँ आप Q1 और Q2 के मान चिन्ह सहित रख दोगे तो परिणामी उत्तर मिल जाएगा आपको।
तो अभी मान लेते हैं कि Q1 धनावेश, Q2 धनावेश, V1 विभव ज़्यादा है, V2 विभव कम है, तो इसलिए V1 विभव कम होना चाहेगा। जब आप जोड़ोगे तो आवेश उच्च विभव यानी V1 वाले से V2 की ओर प्रवाहित होगा। अब हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहले देखते हैं कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल। तो आते हैं उस पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा जब भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को हमने जोड़ा है। माना उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V है। अभी हमारे प्रश्न में क्या मालूम है, C1 व C2 धारिता के चालक थे जिन्हें हमने जोड़ा है। तो C1 व C2 धारिता के चालकों को जोड़ने पर परिणामी धारिता C1 + C2 होगी, क्योंकि दोनों विलगित हैं, एक दूसरे पर सीधे प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। और हमने इतने पतले तार से जोड़ा है कि उस पतले तार की धारिता आप नगण्य मान सकते हो, नहीं तो उसका भी प्रभाव पड़ता। तो तब कुल धारिता हमारी C1 + C2 हो जाएगी और आवेश की कुल मात्रा Q1 + Q2 होगी। एक पर Q1 दूसरे पर Q2, दोनों को जोड़ दिए, कुल Q1 के + Q2। अब यहाँ अभी तो हमने सरलता के लिए दोनों को धनावेश माना है, हम धन ऋण की बात भी नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर एक Q1 Q2 में से एक कोई ऋणावेश रहा होता तो भी Q1 + Q2 ही होता, चिन्ह सहित आप जोड़ लेते। मान लो एक 10 मिली कूलाम Q1 है, -2 मिली कूलाम Q2 है, तो दोनों को जोड़ते तो 10 + -2 = 8 मिली कूलाम। तो फिलहाल अभी प्रतीक रूप में Q1 + Q2 कुल आवेश और C1 + C2 कुल धारिता। ठीक, अब यदि उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V हो तो धारिता की परिभाषा से हमें पता है, धारिता बराबर आवेश बटे विभव, या आप कह लो डेल्टा आवेश बटे डेल्टा विभव, आवेश की मात्रा में परिवर्तन बटे उसके कारण उत्पन्न विभव। यहाँ से आप कह सकते हो विभव बराबर आवेश बटे धारिता। तो इसका मतलब जब आप उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, अब जो दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव होगा, दोनों पर सेम होगा, वो उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता हो जाएगा। यहाँ विभव को इधर लेके चले गए, धारिता नीचे आ गई। कुल आवेश कितना है, Q1 + Q2 है। कुल धारिता कितनी है, C1 + C2 है। एक तो इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं प्रश्नों में अगर कहीं ज़रूरत हो तो, कुल आवेश बटे कुल धारिता का। या दूसरा, इसके पहले हम लोग बात किए हैं कि अगर पहले चालक की धारिता C1 और विभव V1 हो, दूसरे की C2 और V2 हो, तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2 हम इसमें अगर रख दें तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V बराबर C1 V1 + C2 V2 बटे C1 + C2। ठीक, ये समीकरण 2 हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चूँकि जब नया विभव आया है, आवेश एक से दूसरे पर कुछ स्थानांतरित हुआ होगा, तभी विभव भी बदला है। और अब जरा देखते हैं कि स्थानांतरण के बाद जब दोनों चालक उभयनिष्ठ विभव को प्राप्त कर चुके हैं, तब उन पर आवेश की मात्राएं क्या रही होंगी। तो अगला देखते हैं आवेश की मात्राएं स्थानांतरण के बाद क्या हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आवेशों की नई मात्राएं क्या होंगी। देखिए, चालकों को जोड़ने पर व आवेश के स्थानांतरण के बाद जब उभयनिष्ठ विभव V प्राप्त हो गया है, तो V प्राप्त कर लेने पर यदि अब A और B पर आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1' व Q2' हों, तो क्या हम लोगों ने कहा है, पहले Q1 आवेश V1 विभव, Q2 आवेश V2 विभव, जोड़ दिए, V1 उच्च था, आवेश का प्रवाह हुआ, Q1 से निकला Q2 के लिए गया, यानी A से निकला B पर गया, तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान न हो जाएं। अब दोनों को जोड़ देने के बाद कुछ समय बाद जब दोनों के विभव समान हो गए, उभयनिष्ठ विभव V प्राप्त हो गया है, तो दोनों पर वस्तुओं पर आवेशों की मात्राएं बदल चुकी होंगी। अब मान लो जिस पर Q1 आवेश था, अब Q1' आवेश हो गया है। उसी तरह Q2 आवेश यानी B वस्तु पर मान लो Q2' आवेश हो गया है। तो धारिता की परिभाषा से हम लोग देखें तो आवेश की मात्रा बदलने पर धारिता तो नहीं बदलेगी चालक की, क्योंकि आप ध्यान दो, आवेश की मात्रा बदलने पर विभव भी तो बदल गया है। जो पहले Q1 आवेश वाले का V1 विभव था, अब Q1' आवेश के साथ V विभव है, उभयनिष्ठ विभव, और Q2 वाले का जो V2 विभव था, अब Q2' आवेश के साथ उसका भी विभव V ही है, दोनों का विभव समान हो जाएगा। तो धारिता की परिभाषा से हम लोग देखें तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले की धारिता मतलब पहले पर आवेश बटे पहले का विभव, तो Q1' बटे V। यहाँ से आप कहो तो Q1' बराबर C1 × V कह सकते हो। C1 पहले चालक की धारिता है, Q1' जोड़ने के बाद में पहले चालक A पर आवेश की मात्रा है, V उभयनिष्ठ विभव है जो दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरे चालक की धारिता C2 बराबर दूसरे का आवेश बटे दूसरे का विभव, यानी बाद में देखें तो Q2' बटे V, जो पहले Q2 बटे V2 हुआ करता था जोड़ने के पहले। यहाँ से तो Q2' बराबर C2V कह सकते हैं। ठीक, अब अगर हम ध्यान दीजिए इन दोनों का अनुपात निकालें
तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V, V और V दोनों में एक समान है, कट जाएगा, गुणा में है, बचेगा C1 बटे C2। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अभी आप यहाँ से देखो, इसका मतलब आप कह सकते हो Q प्रोपोर्शनल टू C, Q डैश प्रोपोर्शनल टू C। क्यों कि तब आप कह लेते Q डैश बराबर K इंटू सी, यानी Q1 डैश बराबर K इंटू C1 और Q2 डैश बराबर K इंटू C2। भाग दे दो दोनों को तो K और K कट जाएगा, वही Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2 आएगा। तो कुल मिला के Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2 से हम ये कह सकते हैं कि Q डैश प्रोपोर्शनल टू C, 1 वाले का 1 के अनुक्रमानुपाती, 2 वाले का 2, अर्थात पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश की मात्राएं उनकी धारिताओं के अनुपात में होती हैं। Q डैश प्रोपोर्शनल टू C, पुनर्वितरण के बाद जब दोनों चालकों को आपने जोड़ लिया है। दैनिक जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, मान लो जैसे पानी बरस रहा है, 2 बर्तन आप रखे, एक बर्तन की धारिता ज़्यादा है, बड़ी है, 2 ऊंचाई मान लो कि दोनों की समान है और दोनों एक बराबर समझ लो बेलनाकार सिलेंडर के आकार हैं। जैसे मान लो आपने एक गिलास रखा है, एक पाइप ऐसे रखा है और उसी के बगल में एक टब रखा है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। पानी बरसेगा, दोनों में पानी जाएगा, दोनों में पानी का तल बराबर होगा क्योंकि बराबर ऊंचाई तक बारिश हुई है। अब लेकिन पानी की मात्रा अगर कहो तो टब की धारिता अगर ज़्यादा थी तो उसमें पानी की कुल मात्रा ज़्यादा होगी, भले ही पानी का तल उसमें बराबर हो। या और दूसरा, पाइप के अंदर पानी का तल तो उतना ही है, पता लगा ऐसे आपने बनाया कि एक पतला पाइप है और उसी के बगल में एक बड़ा सा टब है, तो पाइप में भी मान लो पानी बरसने के बाद दोनों में इतना पानी ऐसे ऐसे भर गया, ठीक। अब पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसकी धारिता ज़्यादा थी, इसमें कम है क्योंकि इसकी धारिता कम है। विभव दोनों के समान रहेंगे अगर समान परिस्थितियों में रखे हैं तो कुल मिला के कुछ ऐसी बात थी कि सब अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से प्राप्त करेंगे, बाकी पानी तो सबके लिए एक बराबर बरसता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ कि आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद उन पर आवेश की जो नई मात्राएं होंगी वह उनके धारिताओं के अनुपात में होंगी। जिस चालक की धारिता ज़्यादा होगी उसके साथ ज़्यादा आवेश रहेगा, जिसकी धारिता कम होगी उसकी औकात ही कम है तो वो कम रखेगा, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश की नई मात्राएं मिल गई। अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा हाँ, पहले Q1 आवेश था, अब Q1 डैश हो गया, उस दूसरे में Q2 आवेश था, अब Q2 डैश हो गया। तो अब जरा देखते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या है, कितना आवेश है जो जोड़ने के बाद एक से दूसरे पर स्थानांतरित हुआ है। अब हम लोग देखते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्राएं कि एक से दूसरे पर कितना स्थानांतरित हुआ है। गणितीय थोड़ा सा काम है बस। तो पहले A और B पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 थे। A पर Q1 आवेश था और B पर Q2 आवेश था, जो पुनर्वितरण के बाद Q1 डैश व Q2 डैश हो गए हैं। यानी अब पहले A पर आवेश Q1 डैश हो गया है और B पर आवेश Q2 डैश हो गया है, जो पहले Q1 Q2 थे। यदि आवेश A से B में स्थानांतरित हुआ हो, हम लोगों ने माना था कि माना दोनों धनावेश है और A उच्च विभव पर है, तो आवेश A से निकल करके जाएगा B की ओर जाएगा। तो माना यदि आवेश A से B में स्थानांतरित हुआ हो तो A से स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी। मान लो डेल्टा Q1 डैश कह रहे हैं, वो डेल्टा का मतलब परिवर्तन से है, Q1 पहले वाले में तो डैश, ठीक है, लगा लिए। अब ये कितना हो जाएगा, खैर डैश ना भी लगाते, डेल्टा Q1 को भी कहते तो चलेगा काम, खैर रहने देते हैं। ये हो गया, डैश से ये ध्यान रहेगा कि ये बाद के लिए है, तो ये Q1 माइनस Q1 डैश हो जाएगा। पहले कितना आवेश था, बाद में कितना बचा है, वही उतना समझो स्थानांतरित हुआ है, ठीक। Q1 का मान हम C1V रख सकते हैं, Q1 डैश का मान C1 इंटू V रख सकते हैं, ये C1V1 हो जाएगा Q1, पहले ये मान हम लोग रख चुके हैं। यहाँ से अगर आप C1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा C1 V1 माइनस V। एक इसकी भी आवश्यकता पड़े तो हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि ये पहले वाले से स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। और बाकी उभयनिष्ठ विभव V का मान हम समीकरण 2 से रख दें तो ये मान था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, मान रख दिए। अब इसको हम लघुत्तम ले लें तो ये इधर चला जाएगा गुणा में जाएगा तो C1V1 प्लस C2V2, तो C1 बाकी कॉमन है ही है, C1V1 प्लस C2V2, माइनस चिन्ह में ये दोनों समझो माइनस के बाद हैं तो माइनस इसमें भी लग जाएगा, माइनस इसमें भी, माइनस C1V1 माइनस C2V2। आप गौर करिए, C1V1 कट जाएंगे, यहाँ C2V1 है और ये C2V2 है, तो हमारा बचेगा डेल्टा Q1 डैश बराबर C1, बाहर था, अंदर बचा C2V माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2। फिर C2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो C1 C2 और अंदर बचा V1 माइनस V2।
तो हमारा एक इस रूप में मिला पहले वाले से स्थानांतरित आवेश की मात्रा C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। अब इसी प्रकार हम दूसरे वाले पे देखें। इसी प्रकार B पर, वस्तु B पर स्थानांतरण के बाद पहुंचा आवेश, वहाँ पर पहुंचा है तो कितना और आवेश है जो वहाँ बढ़ गया है। मान लो उसको हम डेल्टा Q2 डैश कह रहे हैं, तो डेल्टा Q2 डैश क्या है, यहाँ पर आवेश बढ़ा है तो बढ़ी वाली आवेश की मात्रा यानी बाद में आवेश की मात्रा माइनस पहले आवेश की मात्रा। Q2 डैश क्या है, C2V बाद का विभव है, और Q2 C2V2। फिर यहाँ उसी तरह V का मान रखेंगे, सरल कर लेंगे, लास्ट में हमको ये समीकरण मिला डेल्टा Q2 डैश बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और गुणा में V1 माइनस V2। ध्यान दीजिएगा समीकरण 5 और समीकरण 4 एक बराबर हैं। जब दाहिने वाले पक्ष बराबर हैं तो इसका मतलब बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसका मतलब डेल्टा Q1 डैश बराबर डेल्टा Q2 डैश, अर्थात एक वस्तु से जितना आवेश निकला है उतना ही दूसरे वस्तु पर पहुंचा है, यानी आवेश की कुल मात्रा संरक्षित है, बस एक से दूसरे पर स्थानांतरित हुई है केवल। अब एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि क्या, जैसे तो आवेशों के पुनर्वितरण की बात हो गई, हम लोग देखते हैं कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा की भी हानि हुई थी। तो एक स्टेप और, ऊर्जा पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि या कमी कुछ होती है क्या। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे कि प्रारंभ में कुल कितनी ऊर्जा थी, फिर देखेंगे बाद में अब कुल कितनी ऊर्जा है, फिर देखेंगे कि क्या दोनों का अंतर कुछ है, और अगर ऊर्जा में हानि हुई है तो इसका मतलब बाद वाली ऊर्जा कुछ कम होगी। इसका मतलब पहले की कुल ऊर्जा में से हमें बाद की ऊर्जा घटाना है। तो देखते हैं करेंगे कैसे। यदि प्रारंभ में कैपिटल A व कैपिटल B की विद्युत स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः U1 व U2 हो, मान लो जो चालक A है उसकी स्थितिज ऊर्जा U1 है, जो चालक B है उसकी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 है, तो U बराबर हाफ CV² हमको पता है। किसी भी आवेशित चालक में जब उसको आप Q आवेश दे करके V विभव तक आवेशित करते हो तो उसमें संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² या हाफ QV होती है। तो अभी हम 1/2 CV² लेंगे क्योंकि हमें C और V पता है। तो पहले वाले चालक की पहले जोड़ने के पहले स्थितिज ऊर्जा 1/2 C1V1² और दूसरे वाले की 1/2 C2V2² हो जाएगी। प्रारंभ में दोनों का मिला करके, चूँकि दोनों पहले अलग अलग हैं, तो प्रारंभ में जो आपकी कुल ऊर्जा होगी U, वो हो जाएगी U1 प्लस U2, पहले वाले की दूसरे वाले की दोनों जोड़ दिए, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये U का मान हुआ प्रारंभ में। फिर पुनर्वितरण के बाद, अब जब आपने दोनों को पतले तार से जोड़ दिया था तो हम लोगों ने कहा था कि कुल धारिता का मान C1 प्लस C2 हो गया है क्योंकि उस पतले तार की धारिता नगण्य है। तो जब पुनर्वितरण मतलब जोड़ देने के बाद चालकों को, आवेशों, वस्तुओं को, C1 प्लस C2 हमारी कुल धारिता हो गई और कैपिटल भी कुल विभव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही बार में अब दोनों आवेशों को मिला करके एक निकाय मान लेंगे और अब स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। अगर U डैश है बाद में तो U डैश बराबर हाफ CV², बाद का C बाद का V। अब ये दोनों मिलके एक निकाय हो गए हैं। V उभयनिष्ठ विभव है, इसका मान समीकरण 2 में पहले हम लोग लिखे थे C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 रख दिए, उसका वर्ग किए। आप ध्यान दो C1 प्लस C2 यहाँ वर्ग में है, यहाँ ऊपर एक गुणा में है तो एक कट जाएगा, नीचे एक C1 प्लस C2 बचेगा। ये इसके साथ 1/2 के साथ चला आएगा तो 1/2 C1 प्लस C2 नीचे और ऊपर ये बचा है इसका वर्ग C1V1 प्लस C2V2²। अब ऊर्जा में हानि या कमी अगर हो रही है तो इसका मतलब पहले जितनी कुल ऊर्जा थी बाद में ऊर्जा उससे कुछ कम है, तो ऊर्जा में कमी कितनी हुई है, वो पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा के बराबर होगी। और पहले की ऊर्जा क्या थी, U1 प्लस U2, यहाँ से रख लेंगे हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। और बाद वाली कितनी है, बाद वाली यहाँ से लिख लेंगे हाफ, मतलब 1/2 अलग लिख लिए, C1V1 प्लस C2V2² बटे C1 प्लस C2, ये नीचे। अब अभी आप ध्यान दो, पहली बात तो 1/2 तीनों में है, उसको कॉमन ले सकते हैं। C1 प्लस C2 यहाँ नीचे केवल एक है बटा में, समझ लो इसका ऐसे लघुत्तम ले लिए, कॉमन ले लिए, इसको भी समझ लो ऐसे लघुत्तम ले लिए। 1/2 निकल चुका था तो C1V1² प्लस C2V2², इसके साथ ये गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में आ गया। अब ये पूरे में बटा में आ गया, इसको हम बाहर ले लिए तो ये अंदर अब बचा है C1 प्लस C2, इससे गुणा और माइनस ये वाला हट ही गया है, अब इतना बचा क्योंकि हाफ भी हट गया है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, इसका गुणा करेंगे, अंदर सरल करेंगे, ढेर सारे पद कटेंगे और बाद में हम लोग सेट करेंगे तो ये देखेंगे कि
इतना हमारा बचेगा लास्ट में। डेल्टा यू बराबर C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वो कुल मिला के केवल इसका गुणा करना है, इसका वर्ग करना है, ब्रैकेट खोल देना है, माइनस चिन्ह देख लेना है। कई पदों को हम लोग काट लेंगे तो वो सामान्य गणित है, हम लोग कर सकते हैं उतना। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी ध्यान दीजिएगा ये मान धनात्मक होगा, डेल्टा यू सदैव धनात्मक होगा। क्यों? C1 C2 तो धनात्मक हैं, गुणा भी उनका धनात्मक होगा, उनका जोड़ भी धनात्मक होगा, धारिता कभी ऋणात्मक होती नहीं है। और V1 माइनस V2, वैसे तो हमने यहाँ माना था कि V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो V1 माइनस V2 धनात्मक होगा। कभी कभी इसकी जगह हम लोग केवल ये चिन्ह लगा लेते हैं पॉजिटिव डिफरेंस, अंतर का धनात्मक मान। तो क्योंकि अगर नहीं भी वैसा करते तो भी हम उसका वर्ग तो कर ही दे रहे हैं। अगर गलती से हम यहाँ V2 माइनस V1 स्क्वायर लिख दिए होते, V2 छोटा होता, V1 बड़ा होता, V2 माइनस V1 ऋणात्मक होता, तो भी ऋण का वर्ग धन ही आता। यानी ये संख्या, ये मान सदैव हमारा धनात्मक रहने वाला है। तो डेल्टा यू धनात्मक रहने वाला है। इसका मतलब डेल्टा यू धनात्मक है तो इसका मतलब यू बड़ा है और यू डैश छोटा है, यानी बाद में स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी आई है। और कितना कमी आई है? इतनी कमी आई है। अच्छा, इसको एक और मज़ेदार रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने आवेश के स्थानांतरण में डेल्टा Q1 डैश और डेल्टा Q2 डैश, जो कि दोनों बराबर होते हैं, हम लोगों ने लिखा था कि C1 C2 बटे C1 प्लस C2 गुणा V1 माइनस V2 होता है। और यहाँ विभवांतर डेल्टा भी कितना है? V1 माइनस V2। तो उस रूप में आप देखो तो इसको 1/2 डेल्टा Q इंटू डेल्टा V लिख सकते हो इस रूप में। इसलिए हम लोग एक बार ध्यान दे रहे हैं, हम लोग शुरुआत में अभी जब पढ़े थे कि आवेशित चालक में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो ये कहा था कि अगर V विभव से Q आवेश लाते हो किसी चालक को, और ऐसा करने पर Q आवेश लाने में उसमें V विभव उत्पन्न होता है, तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा हाफ QV होती है, 1/2 Q गुणा V। अब यहाँ पर क्या है, समझ लो स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमारी लाई गई आवेश की मात्रा है, पहले से उसमें कुछ था, हम डेल्टा Q स्थानांतरित होकर लाए हैं। और डेल्टा Q लाने में विभव में परिवर्तन कितना हुआ है? डेल्टा V हुआ है। तो डेल्टा Q आवेश लाने पर डेल्टा V विभव हुआ है, परिवर्तन है, बाकी है तो परिवर्तन, पहले वाले को अगर 0 मान लें उसकी तुलना में, तो हाफ QV की जगह हाफ डेल्टा Q इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल सूत्र रूप में कुछ ऐसी बातें थी। हम लोग इसके बाद सवाल का आधा लगाने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, यूपी बोर्ड में 2002 में 2005 में इसी रूप में आया था, 2018 में थोड़े से बदलाव के साथ था, पर सवाल यही था। अभी प्रश्न क्या है, पारे की कैपिटल एन समान बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q, धारिता स्मॉल c, स्थितिज ऊर्जा स्मॉल u और विभव स्मॉल v हैं। इन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q, धारिता कैपिटल C, विभव कैपिटल V व स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U हैं। छोटी बूंदों की मान की तुलना में ये बड़े वाले मान क्या होंगे? और ये तो 2002 और 5 में इस रूप में आया था। 2018 में क्या आया था, n छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद पर आवेश, धारिता, विभव और स्थितिज ऊर्जा के मान छोटी बूंद की तुलना में क्या होंगे? तो वहाँ पर स्मॉल Q, कैपिटल Q, स्मॉल C, कैपिटल C इस तरह नहीं दिया था। 2018 में जो पूछा गया था वो केवल इस तरह था कि कैपिटल N छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, और इन बड़ी बूंद के आवेश, धारिता, स्थितिज ऊर्जा और विभव छोटी वाली बूंद की तुलना में क्या होंगे? ठीक, तो बल करना दोनों में वही था। देखते हैं, एक एक पर आते हैं। पहले है आवेश। देखिए, कैपिटल N छोटी बूंदों की संख्या है, हर एक बूंद पर स्मॉल Q आवेश है, और एक प्रकार का आवेश है, एक समान बूंद है, एक प्रकार का आवेश। जोड़ेंगे आवेश सीधे सीधे सब जुड़ जाएंगे, तो कुल मिला के Q प्लस Q प्लस Q इस तरह n बार जुड़ जाएगा। आपके बड़ी बूंद पर आवेश की मात्रा कैपिटल Q बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल Q हो जाएगी। एक भाग का उत्तर हुआ। फिर पूछी गई है धारिता। बूंद को गोलाकार माने, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हम लोग लिख चुके हैं, 4πε0r। अब अगर हम किसी तरह से बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाल सकें छोटी बूंद के पदों में, तो हम बड़ी बूंद की धारिता निकाल लेंगे। और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के पदार्थ का तो कहीं हानि हुई नहीं है, पदार्थ तो नष्ट हुआ नहीं है। कुल मिला के छोटी छोटी n बूंदों का जो कुल आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो कैपिटल N छोटी बूंदों का आयतन बराबर हम कर देंगे एक बड़ी बूंद के आयतन के। और छोटी बूंद की त्रिज्या शायद दी नहीं थी प्रश्न में कहीं, तो मान लेते हैं कि अगर छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R हो,
तो एक छोटी बूंद का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो एक छोटी बूंद का 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर, और n बूंदे हैं तो n से गुणा कर दो, और ये बराबर हो जाएगा एक बड़ी बूंद के आयतन के। 4/3 पाई दोनों तरफ गुणा में है, कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, आर क्यूब बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल आर क्यूब। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, कैपिटल N की पावर 1/3 गुणा आर और पूरे का होल क्यूब, क्योंकि इसकी घात करोगे तो 1/3 गुणा 3 होगा तो 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ घनमूल ले लो, ये कैपिटल आर क्यूब बराबर इतने के क्यूब के है, यानी कैपिटल आर बराबर अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है, तो अतः बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। मान लो अगर त्रिज्या भी कभी पूछ लिया जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं। फिर अभी हमारा उद्देश्य क्या है, धारिता निकालने का। तो गोलीय बूंद की धारिता में छोटे वाले की धारिता स्मॉल सी बराबर 4πε0 स्मॉल आर, और बड़े वाले की कैपिटल सी बराबर 4πε0 कैपिटल आर। दोनों की हम तुलना करना चाहें तो कैपिटल सी बटे स्मॉल सी बराबर ये बटे ये 4πε0 कट गए, बचा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के पदों में रख दिए, आर और आर कट गया, बचा n की पावर 1/3। ये क्या है, कैपिटल सी बटे सी स्मॉल सी इधर गुणा में चला आएगा, इसका मतलब कैपिटल सी बराबर n की पावर 1/3 इंटू सी। ये हो जाएगा एक बड़ी बूंद की धारिता। अब इसके बाद हमको दो चीज़ें और निकालनी है, विभव और स्थितिज ऊर्जा। विभव हम कैसे निकाल सकते हैं, विभव हमें आवेश पता है और बूंद की त्रिज्या पता है, वहाँ से विभव देख लेते हैं कि कुल आवेश कितना होगा, कुल कितनी त्रिज्या है वहाँ से। और स्थितिज ऊर्जा जब हमें विभव मिल जाएगा तो चाहे आवेश और विभव Q और V पता है और C पता है नया वाला, तो हम चाहे QV से, चाहे CV² से, चाहे Q²/2 से, तीनों में से किसी से निकाल सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसके अगले भाग पर आते हैं जो दो चीज़ें और निकालनी हैं। अब अगली दो राशियाँ और जो निकालनी थी, एक बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के पदों में क्या होगा, और स्थितिज ऊर्जा। देखिए छोटी बूंद का विभव क्या है, V बराबर Q/C हम कह सकते हैं धारिता की परिभाषा से, है ना, धारिता है, आवेश है, वहाँ से C बराबर Q/V होता था तो V बराबर Q/C कह सकते हैं। उसी तरह बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, उसका आवेश बटे उसकी धारिता। और हम लोग क्या कर चुके हैं, चूंकि आवेश और धारिता के पदों में इसलिए लिख रहे हैं कि ये दोनों मान हम पहले निकाल चुके हैं। कैपिटल Q इतना होगा और कैपिटल C इतना होगा, n की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो 1 - 1/3 होगा, यानी 2/3। तो n की घात 2/3 Q/C, और Q/C स्मॉल की का मान स्मॉल v है, तो इसका मतलब कैपिटल V बराबर n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। हमारा एक उत्तर ये हुआ। और निकालना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए हमने इसके पहले Q निकाल चुके हैं, विभव निकाल चुके हैं तो हाफ QV रख सकते हैं, वैसे C भी निकाल चुके हैं तो हाफ CV² भी रख सकते थे, और चूंकि Q और C पता है तो हाफ Q²/C भी रख सकते थे। तो तीनों में से कोई भी रख सकते थे, क्योंकि हमको अब इसके पहले V पता है, इसके पहले Q पता था और इसके पहले C पता था, तो तीनों राशियाँ पता हैं। फिलहाल कोई भी एक, तो छोटे वाले की एक बूंद की इतनी स्थितिज ऊर्जा, बड़े वाले की इतनी स्थितिज ऊर्जा। बड़े वाले में Q और V, कैपिटल Q कैपिटल V को छोटी बूंद के पदों में लिखे, ये कैपिटल Q हो गया, ये कैपिटल V हो गया। यहाँ n की पावर 1 + 2/3 यानी n की पावर 5/3 Q इंटू V। तो ये हमारा हो जाएगा मान स्मॉल u के बराबर, जो छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा थी। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और अभी हम एक सब मानों को एक साथ इकट्ठा रख लें, तो वैसे तो जैसे ये नहीं पूछा गया था प्रश्न में, इसकी आवश्यकता नहीं थी यहाँ लिखने की, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि जब आप कैपिटल N बूंदों को मिलाते हो, इधर वाले मान छोटी बूंदों के लिए हैं और इधर वाले मान बड़ी बूंदों के लिए हैं, तो त्रिज्या, आवेश, धारिता, विभव और स्थितिज ऊर्जा हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। विभव को जैसे हम यहाँ V बराबर Q/C के रूप में निकाले हैं, अगर हम ऐसे निकालते कि एक गोलीय चालक की सतह पर विभव V का मान 1/4πε0 Q/R होता है, तो वहाँ से भी देख सकते थे, जैसे बड़ी वाली बूंद का कहते तो 1/4πε0 कैपिटल Q बटे कैपिटल R। कैपिटल Q कितना है, n इंटू स्मॉल q हो जाता, और बाकी ये तो रहेगा ही नियतांक साथ में, ये तो है ही, और ये कितना हो जाता, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। यहाँ से आप देखते तो भी हमारा n की पावर 2/3 स्मॉल q इंटू स्मॉल r आता, तो यहाँ से हम 1/4πε0 है, तो कैपिटल V बराबर यहाँ से हम n की पावर 2/3 स्मॉल v लिख सकते थे। यानी चाहे हम एक
आवेशित गोले की सतह पर विभव का मान इतना होता है वहाँ से निकालते, चाहे धारिता की परिभाषा से निकालते, तो दो में से किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। उसी तरह जैसे ये हम हाफ क्यू वी से निकाले हैं, चूंकि इसके पहले हमको क्यू भी पता है, सी भी पता है, वी भी पता है, तो हम चाहे हाफ सी वी स्क्वायर से निकालें, चाहे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से निकालें, चाहे हाफ क्यू वी से निकालें, तो तीनों में से किसी से भी निकाल सकते थे। उत्तर हमारा अंतिम यही आता। तो आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।